हेलो एमर्स, एक बार पुनः हम लोग आ गए हैं अपने लेक्चर एंड टॉपिक को आगे बढ़ाने के लिए। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हम लोग बात करने वाले हैं आज एक नए टॉपिक के बारे में जिसका नाम है सेल डिवीज़न यानी कोशिका विभाजन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं सेल डिवीज़न क्या होता है। तो सेल डिवीज़न तो स्पेशली क्लास 11th में बायोलॉजी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, एक चैप्टर ही है पूरा का पूरा, लेकिन हम एज अ टॉपिक इस पे काम करेंगे बिकॉज हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम इस पूरे चैप्टर को खंगाल के पढ़ें। ठीक है, फिर भी हम इतना पढ़ लेंगे, इतना समझ लेंगे कि चीज़ें हमारे लिए आसान हो जाएंगी और हम आसानी से काम कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए पहले समझते हैं सेल डिवीज़न यानी कोशिका विभाजन होता क्या है। तो कोशिका विभाजन क्या होता है, तो मेनली जैसा कि आप सभी लोग जान रहे होंगे, हमारे अंदर या सीधा सीधा बोला जाए कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो किससे मिलकर बना होता है? सेल से बना होता है। कौन? कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो देखा ये गया, क्या देखा गया कि मेनली कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो एक्चुअल में क्या करते रहता है? ऑलवेज ग्रोथ करते रहता है। क्या करते रहता है? ग्रोथ करता है। बिल्कुल, जब वो कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी छोटा बच्चा है तो धीरे धीरे क्या होता है? वो बड़ा होता है। बड़ा होता है दैट मीन्स वो ग्रो कर रहा है ना। तो ग्रो कर रहा है, तो वो जो ग्रो कर रहा है एक्चुअल में क्यों ग्रो कर रहा है? क्योंकि उसके सेल ग्रो कर रहे हैं। ठीक है, तो कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो वो किससे बना है? सेल से बना है। और लिविंग ऑर्गेनिज्म एक्चुअल में क्या कर रहा होता है? निरंतर ग्रो कर रहा होता है। उसका कारण है कि उसके सेल हमेशा क्या करते हैं? ग्रो करते हैं, यानी ग्रोथ होती है उनके सेल की। तो जब उनके सेल की ग्रोथ होती है तो उस लिविंग ऑर्गेनिज्म की भी क्या होती है? ग्रोथ होती है। तो पहली चीज तो ये है, पहला कैरेक्टरिस्टिक ये है कि भैया लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रोथ करता है बिकॉज ऑफ सेल उनके क्या करते हैं? ग्रोथ करते हैं। अच्छा, इसके साथ साथ लिविंग ऑर्गेनिज्म एक्चुअल में क्या करता है? अपने जैसा एक नया क्या बनाता है? जीव बनाता है। यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म एक्चुअल में क्या करता है? रिप्रोडक्शन करता है। ठीक है, मैंने क्या बोला? लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रोथ करता है और ये कारण है उसका कि उसके सेल भी ग्रोथ कर रहे हैं। इसके साथ साथ लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन कर रहा है। तो ये जो रिप्रोडक्शन वाला प्रोसेस है ये भी कहाँ हो रहा है? सेल में ही हो रहा है। यानी सेल ये कर रहा है तो हो रहा है। हमारी बॉडी के अंदर हर एक्टिविटी का कारण है सेल। कोई भी एक्टिविटी हो रही है तो इसका मतलब सेल में वो एक्टिविटी हो रही है और वो सेल करवा रहा है। ठीक है, तो उसी तरीके से लिविंग ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ हो रही है, लिविंग ऑर्गेनिज्म का रिप्रोडक्शन हो रहा है। ये लिविंग ऑर्गेनिज्म का कैरेक्टरिस्टिक है। ठीक है, और इसका कारण है कि सेल के अंदर ग्रोथ हो रहा है और सेल के अंदर ग्रोथ होने का कारण है सेल डिवीजन। समझ में आ रहा है? देखिए मैंने क्या बोला, एक बार पुनः समझिए। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो ये इसका कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है कि भैया उसकी ग्रोथ होगी, वो रिप्रोडक्शन करेगा। लेकिन ये करेगा क्यों? बिकॉज उसका सेल ग्रोथ कर रहा है और सेल ग्रोथ कर रहा है, इसका कारण है सेल डिवीजन। समझ में आ रहा है? तो सेल डिवीजन कुछ और नहीं है, सेल की ग्रोथ कराता है। सेल डिवीजन क्या है? सेल डिवीजन सेल की क्या करा रहा होता है? ग्रोथ करा रहा होता है। ठीक है, पहली बात। अच्छा, ये क्यों होता है? क्यों होता है? पहला तो यहीं से समझ में आ गया ना। अब क्यों होता है का प्रश्न नहीं बनना चाहिए, क्योंकि हमने पकड़ लिया कि सेल ग्रो करेगा, है ना। सेल ग्रो करेगा तब लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या होगा? ग्रो करेगा। मेनली ध्यान से समझिएगा, लिविंग ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ होगी नहीं, लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन करेगा नहीं, तो जीवों का अस्तित्व खत्म हो जाएगा, जीव का एग्जिस्टेंस खत्म हो जाएगा। जीव उस तरीके से नहीं नजर आएंगे जिस तरीके से आज की डेट में हम देखते हैं। ठीक है, यानी ये बताइए एक छोटा बच्चा फिर जीवन में कभी बड़ा ही ना हो। ठीक, जैसे है जिस साइज में है उसी साइज में रहे और वो रिप्रोडक्शन ना कर पाए, तो उस कंडीशन में क्या जीवों का एग्जिस्टेंस रह जाएगा? यानी इस छोटे बच्चे जैसा या ह्यूमन बीइंग का कोई एग्जिस्टेंस रहेगा इस अर्थ पे? बिल्कुल नहीं। वो क्या हो जाएगा? खत्म। क्लियर है? बिल्कुल, ये बात जरूर याद रखेंगे कि भाई ये जरूरी इसलिए है ताकि एग्जिस्टेंस बना रहे। रिप्रोडक्शन का कारण है एग्जिस्टेंस बना रहे। ओके, बिल्कुल। तो क्यों होता है ये समझ में आ गया। तो भाई ये समझ में आ गया क्योंकि ग्रोथ जरूरी है और रिप्रोडक्शन भी क्या है? जरूरी है। ठीक है ना, इसलिए सेल को क्या करना पड़ेगा? ग्रोथ करना पड़ेगा। अच्छा, क्यों होता है ये समझ में आ गया। अच्छा, एक ये कारण जो मैंने दिया है ये एक कारण है। सेकंड कारण मैं अभी दे रहा हूं, लेकिन एक सेकंड और समझिएगा। सेल डिवीजन में होता क्या है? सेल डिवीजन में होता ये है कि एक सेल है वो एक सेल टूट जाता है, ब्रेक हो जाता है और दो सेल में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, ये जो सेल है इस सेल को हम पेरेंट सेल के नाम से जानेंगे। ठीक है, और ये जो दोनों नए सेल बने हैं थ्रू द सेल डिवीजन, उसको हम बोलेंगे डॉटर सेल। इसको हम क्या बोलेंगे? डॉटर सेल।
तो मेनली क्या होता है कि एक पेरेंट सेल दो नए सेल में, दो डॉटर सेल में टूट जाता है। इस प्रोसेस को ही हम लोग क्या बोलते हैं? सेल डिवीजन बोलते हैं। ठीक है ना, सेल डिवीजन, कोशिका का विभाजन, कोशिका का टूट जाना। ठीक है, तो आखिर ये कोशिका क्यों टूटती है, कोशिका टूटती है और दो डॉटर सेल क्यों बनाती है, ये जानना जरूरी है ना। मैंने पहला बोला ग्रोथ क्यों, क्या बोलते हैं, कोशिका विभाजन क्यों होता है? ताकि ग्रोथ हो। कोशिका विभाजन क्या करा रहा होता है? सेल की ग्रोथ करा रहा होता है। लेकिन हमने यहाँ पे एक्चुअलिटी में क्या देखा कि सेल डिवीजन में कोशिका टूट रही है ना। तो कोशिका टूट रही है तो टूट के नई कोशिकाएं बना रही है, यानी कोशिकाओं का नंबर क्या हो रहा है? बढ़ रहा है कि नहीं है? कोशिकाओं का नंबर बढ़ रहा है, इसका मतलब कोशिकाओं में ग्रोथ हो रही है। लेकिन नंबर बढ़ना और ग्रोथ दोनों में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। अब ग्रोथ का मतलब ये भी होता है कि मान लो ये एक सेल है, ठीक है, इस सेल के अंदर बहुत सारे हजारों चीजें होंगी, तमाम चीजें होंगी जैसे साइटोप्लाज्म होगा, ये तो जानते होंगे, बेसिक स्ट्रक्चर है कि मान लीजिए ये सेल है, ये क्या है? साइटोप्लाज्म होगा, बीच में क्या होगा? न्यूक्लियस होगा, और बहुत सारे क्या होंगे? सेल ऑर्गेनल्स होंगे। ठीक है ना, मल्टीपल सेल ऑर्गेनल्स होंगे। तो होता क्या है कि ये जो सेल है वो पहले क्या करता है? ग्रो करता है। पहले क्या करता है? ग्रो, यानी इसकी साइज क्या होती है? बड़ी हो जाती है। क्या हो जाती है? इसकी साइज बड़ी हो जाती है। ठीक है ना। देखिएगा सेल डिवीजन में क्यों आखिर दो डॉटर सेल बनते हैं, इसका कारण समझाया जा रहा है। मेनली ये जो इसकी साइज है, नॉर्मल साइज से भी क्या हो जाती है? इसकी साइज बड़ी हो जाती है। जो इसके अंदर के ऑर्गेनल्स हैं, जैसे आप जानते होंगे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, फिर गोल्जी बॉडी हो गया, सेंट्रोसोम हो गया, ये सब के सब ऑर्गेनल्स क्या करते हैं? बड़े हो जाते हैं, साइज में क्या हो जाते हैं? बड़े। तो ध्यान देंगे, मैं इस पोर्शन को क्या बोलूंगा? न्यूक्लियस, और इसके बाहर वाले पोर्शन को साइटोप्लाज्म बोलेंगे। तो होता क्या है कि साइटोप्लाज्म की क्या होती है? ग्रोथ होती है, क्योंकि उसके अंदर ऑर्गेनल्स है तो उनकी ग्रोथ होगी, तो साइटोप्लाज्म की भी क्या हो गई? ग्रोथ। तो यहाँ पे क्या हुआ? साइटोप्लाज्म की क्या हो गई? ग्रोथ। साइटोप्लाज्म ग्रो कर गया। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि साइटोप्लाज्म यहां से लेके यहां तक में ग्रो तो कर गया, लेकिन न्यूक्लियस उतना ज्यादा ग्रो नहीं कर पाया। समझ में आ रहा है? जितनी साइज थी उससे बहुत ज्यादा बड़ा नहीं हो पाया। कौन? न्यूक्लियस। साइटोप्लाज्म बहुत बड़ा हो गया, लेकिन न्यूक्लियस उतना बड़ा नहीं हो पाया। और आप सबको पता है कि एक्चुअल में एक सेल के ऊपर कंट्रोल कौन स्थापित करके रखता है? न्यूक्लियस करके रखता है। यानी न्यूक्लियस इस पूरे सेल के अंदर जो क्रियाकलाप एक्टिविटी हो रही है उस पर कंट्रोल बना के रखता है। ठीक है ना। तो हुआ क्या कि यहाँ पे सेल छोटा था, न्यूक्लियस छोटा था, काम चल रहा था। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ? साइटोप्लाज्म बढ़ गया, लेकिन न्यूक्लियस अभी भी क्या है? छोटा है। यानी अब ये जो न्यूक्लियस है ये इस पूरे पे अच्छे तरीके से कंट्रोल नहीं बना पाएगा। तो मजबूरन इस न्यूक्लियस को क्या करना पड़ेगा? ब्रेक डाउन होना पड़ेगा, ताकि उतना ही पार्ट ये ले पाए जितने पे ये कंट्रोल बना पाए। इसीलिए क्या होगा कि यहाँ से दो पार्ट में ये पूरा का पूरा टूट जाएगा और ये दोनों छोटे साइज में कन्वर्ट हो जाएंगे। यानी जितनी साइज पहले थी उसमें ये कन्वर्ट हो गए और दो बन गए, है ना। यानी न्यूक्लियस ने कहा कि मुझे सिर्फ इतना हिस्सा दे दो कि जितने में मैं कंट्रोल कर पाऊं। ठीक है, इसीलिए उसने अपने आप को भी तोड़ा और तोड़ के क्या कर दिया? भाई देखो, ग्रोथ इसकी भी हुई है। देखो यहाँ पे न्यूक्लियस की भी ग्रोथ हुई है, लेकिन न्यूक्लियस की ग्रोथ बहुत ज्यादा नहीं हुई है एज कंपेयर टू साइटोप्लाज्म। इसीलिए कंट्रोल नहीं बन पा रहा था, इसीलिए इसको क्या करना पड़ा? अपने आप को ब्रेक डाउन करना पड़ा दो पार्ट में। और इसी प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? सेल डिवीजन। तो दूसरा कारण ये भी है कि भाई पेरेंट सेल आखिर दो डॉटर सेल में क्यों टूटता है, तो ये रहा मेन कारण। ठीक है, मेन कारण क्लियर है। बाकी आपको समझ में आ गया कि कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है, सेल ग्रो करेगा ही करेगा, सेल ग्रो करेगा तभी लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो करेंगे, और लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या करेंगे? रिप्रोड्यूस करेंगे। देखिए सेल के लिए रिप्रोडक्शन जैसी कोई चीज नहीं होती है, सेल के लिए रिप्रोडक्शन जैसी कोई चीज नहीं होती है। सेल ग्रो करता है और वहीं पे सब चीजें हो रही होती हैं। ठीक है ना, सेल ग्रो करता है तो वहीं पे ये चीजें हो रही होती है। ग्रो करने का मतलब हमारे अनुसार क्या होता है? सेल डिविजन होता है। हमारे अनुसार क्या होता है? सेल डिविजन होता है। सेल के लिए सिर्फ ग्रो होती है, रिप्रोडक्शन का मतलब नहीं होता है। बस तरीका अलग कर देंगे तो रिप्रोडक्शन हो जाएगा, तरीका सेम रखेंगे तो केवल ग्रो करेगा। ठीक है, बिल्कुल ये बातें क्लियर हो गई। मेन कारण क्या है, आखिर क्यों ऐसा होता है? तो एक्चुअल में साइटोप्लाज्म ज्यादा बड़ा हो जाता है जब ग्रो करता है सेल, और न्यूक्लियस क्या होता है उसके कंडीशन में? न्यूक्लियस थोड़ा सा कम ही बड़ा हो पाता है। ये न्यूक्लियस की साइज कम नहीं होती है, ये भी बड़ी होती है। देखिएगा ये भी बड़ी होती है, लेकिन ये ज्यादा बड़ा होता है ना,
साइटोप्लाज्म क्या होता है, ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है, जिससे न्यूक्लियस कंट्रोल नहीं बना पाता, इसलिए टूट जाता है 2 पेरेंट सेल में। क्लियर है? ऐसे 2 डॉटर सेल में। कार्ड समझ में आ गया? लिखने की जरूरत नहीं है आपको, अगर जरूरत पड़ेगी तो बताएंगे, आप क्या दे देंगे, हम इसका नोट्स आपको प्रोवाइड करा देंगे। ओके ठीक, तो इतना आप समझ लिए, इतना फिगर आप बना के खत्म कर देंगे। चलिए अब यहाँ से कहानी को और आगे बढ़ाएं। तो मेनली अब हम ये समझेंगे कि जो सेल डिवीजन होता है वो कितने प्रकार से होता है। ठीक है, तो आप यहां से समझ सकते हो कि जैसा मैंने बोला कि सेल के अंदर ग्रोथ होता है, रिप्रोडक्शन नहीं होता है। ठीक है ना, थोड़ा ध्यान से समझिएगा क्यों मैंने ऐसे बोला। इसका कारण है हमारे बॉडी के अंदर उपस्थित सेल। ठीक है, तो जैसे समझिएगा, हमारे बॉडी के अंदर 2 तरीके के सेल पाए जाएंगे, एक सोमैटिक सेल और एक गैमेट सेल। सोमैटिक सेल को हिंदी में बोलते हैं कायिक कोशिका, कायिक कोशिका, कायिक कोशिका, और गैमेट सेल को हम लोग बोलते हैं जनन कोशिका। ठीक है, बिल्कुल। अब ये जो कायिक कोशिका है ये हमारे बॉडी का 99% पार्ट है, समझ लीजिए। यानी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर उसके पूरे बॉडी सेल्स को मिला जाए तो 99% क्या होंगे, उसके पास सोमैटिक सेल होंगे, जबकि 1% केवल और केवल क्या होंगे, गैमेट सेल होंगे। ठीक है, देखिए मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगा कि मैंने जो बोला है वो क्या है, ब्रह्मा जी द्वारा लिखित है, एकदम सत्य है। ठीक है ना, फुल प्रूफ्ड है। मे बी वेरी कर सकता है डाटा, बट मेरा काम यहाँ पे समझाना है। ठीक है, देखिए तो 99% क्या है, सोमैटिक सेल, 1% क्या है, गैमेट सेल। अब देखिए अगर ग्रो हो रहा है, यानी अगर किसको ग्रो कराना है, सोमैटिक सेल को, तब किस तरीके का डिवीजन हमको करना पड़ेगा, तब जिस डिवीजन को किया जाता है, तब जो सेल डिवीजन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, माइटोसिस। क्या बोलते हैं, माइटोसिस। और जब हमको गैमेट सेल की ग्रोथ करानी होती है तब हमको क्या लेके आना पड़ता है, तब हमको प्रोसेस चेंज करना पड़ता है, तब हम करते हैं मियोसिस। ठीक है ना, हिंदी में इसको बोलते हैं समसूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन, और इसको बोलते हैं अर्धसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन। ठीक है, अर्धसूत्री विभाजन। अगेन मैं समझाऊं, हमारे बॉडी के अंदर जो सबसे ज्यादा सेल है वो कौन से हैं, सोमैटिक सेल। अगर हमको सोमैटिक सेल की क्या करानी है, ग्रोथ करानी है, तब हम कौन सा सेल डिवीजन करेंगे, माइटोसिस। और अगर गैमेट सेल की करानी है तब हम कौन सा करेंगे, मियोसिस। अब इन दोनों सेल में अंतर क्या है ये समझ लें पहले। तो मेनली जो सोमैटिक सेल होता है वो डिप्लॉयड होता है। अब जब मैं ये बात बोलूंगा तो आधा नहीं, पूरी बातें ऊपर से जाएंगी। और गैमेट सेल मतलब हैप्लॉयड होता है। अब मतलब क्या होता है हैप्लॉयड और मतलब क्या होता है डिप्लॉयड का, ये समझते हैं। ओके, ये क्या है, ये डिप्लॉयड सेल है। सोमैटिक सेल कैसा सेल है, डिप्लॉयड सेल है, और ये कैसा सेल है, हैप्लॉयड सेल है। ठीक है ना, अब समझिएगा ध्यान से डिप्लॉयड और हैप्लॉयड किसको कहते हैं। तो मेनली अगर मान लीजिए, मानिए मत, पहले यहां पे आइए। आप जानते हैं कि न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर क्या पाया जाता है, न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है क्रोमैटिन। और क्रोमैटिन नहीं सर, एक्चुअल में क्रोमैटिन मतलब क्रोमोजोम। क्या पाए जाते हैं, क्रोमोजोम्स पाए जाते हैं किसके अंदर, न्यूक्लियस के अंदर। न्यूक्लियस में भी कहाँ, मेनली डीएनए में, है ना। लेकिन हम उस पर नहीं काम करेंगे, हम सिंपल ये समझेंगे कि न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमैटिन, क्रोमैटिन ही क्या होता है, क्रोमोजोम्स। ह्यूमन बॉडी के अंदर टोटल कितने होते हैं, 46 क्रोमोजोम्स होते हैं, 46 क्रोमोजोम होते हैं, 46 क्रोमोजोम्स। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, 46 क्रोमोजोम्स मतलब उनका आप शेप देखोगे तो कुछ इस तरीके से आपको नजर आएगा, इस तरीके से। ठीक है ना, या नॉर्मली आपको अगर दिखाया जाता है तो ऐसे दिखाया जाता है, ऐसे। ठीक है ना, ऐसे। क्लियर है। चलिए, तो ये जो आपको दिख रहा है ये एक्चुअल में इस शेप में आपको क्रोमोसोम्स नजर आएंगे। क्रोमैटिन जो होता है एक्चुअल में रैंडमली ऐसे फैला होता है, ठीक है ना। लेकिन यही जब कंडेंस्ड होता है तो क्रोमोसोम्स बनाता है, और क्रोमोसोम्स भी टोटल कितने बनाता है, 46। अगर ये 46 क्रोमोसोम, मतलब ऐसे बोलूं मैं, अगर 46 क्रोमोसोम है तो उस तरीके के सेल को हम क्या बोलेंगे, डिप्लॉयड।
अभी मैंने बहुत ज़्यादा नहीं समझाया है, बेतुका है थोड़ा सा, लेकिन यही समझिए कि अगर ह्यूमन बॉडी के एक सेल के अंदर टोटल कितने क्रोमोसोम्स प्रेजेंट हैं, 46 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट हैं, तो दैट मीन्स उन क्रोमोसोम्स को हम क्या बोलेंगे, डिप्लॉइड बोलेंगे। नहीं, सेल को डिप्लॉइड बोलेंगे, ये क्रोमोसोम्स है, ठीक है। और हैप्लॉइड मतलब कि अगर मान लीजिए इनका आधा यानी मात्र 23 क्रोमोसोम प्रेजेंट हैं, क्रोमोसोम प्रेजेंट है, तब हम उसको क्या बोलेंगे, हैप्लॉइड बोलेंगे। यानी गैमेट सेल के अंदर टोटल 46 नहीं होते हैं, केवल और केवल कितने होते हैं, 23 क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है। इसीलिए इनकी संख्या भी एक ही % है। इनका सिर्फ और सिर्फ एक पर्टिकुलर यूज किया जाता है, ठीक है। जैसे देखिए ये 23 इसलिए रखा गया, इसका कारण है, समझिएगा क्यों, ठीक है। मेनली हमको पता है कि एक मेल गैमेट सेल होगा मेल गैमेट सेल, और दूसरा क्या होगा, फीमेल गैमेट सेल, ठीक है, फीमेल गैमेट सेल। इस सेल के अंदर कितने होंगे, 23 क्रोमोसोम्स, और इसके अंदर भी कितने होंगे, 23 क्रोमोसोम्स। और आप जानते हो कि जब ये दोनों गैमेट सेल आपस में क्या होते हैं, मिलते हैं यानी फ्यूज होते हैं, तब एक सेल का निर्माण होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, जाइगोट बोलते हैं, बिल्कुल। अब इस जाइगोट में क्या होता है कि मेनली दोनों सेल आपस में मिल गए हैं, मिल के क्या किए हैं, क्या हुए हैं, फ्यूज हुए हैं, और फ्यूज होने के बाद एक सेल बनाया है जाइगोट। तो इसमें क्या होगा, तो एक तो 23 इसके आएंगे और एक 23 इसके आएंगे, यानी 23 तब कितना हो जाएगा, अगेन 46। यानी ये जाइगोट फिर से ह्यूमन बॉडी जैसा बन गया, जैसे ह्यूमन बॉडी जिस सेल से बनी है उसी सेल जैसा बन गया, है ना। यानी जाइगोट में कितने आ गए, 46 आ गए। अब ये जाइगोट अगेन डिवीजन करेंगे और डिवीजन करके मल्टीपल सेल यहाँ पे क्या कर लेंगे, बना लेंगे, ठीक है ना। और इन सभी सेल के अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितना रहेगा, 46 ही रहेगा, समझ में आ रहा है। अब सपोज करिए कि गैमेट सेल कितने होते, सॉरी गैमेट सेल के अंदर कितने क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते, 46 होते, तो 46 कितना हो जाता, 92। जो पैदा हो रहा होगा बच्चा वो राक्षस पैदा होगा, समझ में, सीधी बात। आप समझ पा रहे हैं कि उसकी बॉडी किस, मतलब नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स बहुत ज्यादा है। एक ह्यूमन बॉडी के अंदर कितने होने चाहिए, 46 तो होने चाहिए, लेकिन यहाँ पे कितना हो जाएगा, 92, समझ में आ रहा। तो याद रखिएगा इसमें क्या होते हैं, गैमेट सेल के अंदर आधा होता है, क्लियर। ये बेसिक बात थी, इसको थोड़ा और अच्छे से समझा जाए तो मेनली डिप्लॉइड सेल उन सेल को कहते हैं, सॉरी उन सेल को ही कहते हैं जिसमें जो हमारे क्रोमोसोम्स हैं एक्चुअल में किसमें हो, पेयर में हो, किसमें प्रेजेंट हो, पेयर में प्रेजेंट हो, ठीक है। तो डाई मतलब दो होता है, दो को हम क्या बोलते हैं, पेयर, ठीक है ना। यदि पेयर में क्रोमोसोम है तो उनको क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, डिप्लॉइड सेल बोलेंगे। और अगर क्या है, सिंगल है यानी सिंगल सेट है, सिंगल सेट में प्रेजेंट है तो उनको क्या बोलेंगे, डिप्लॉइड बोलेंगे, क्लियर। मेनली पेयर में है तो दो है, और दो मतलब n, मतलब 2n, इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, 2n से, 2n मतलब समझ में आ रहा है, बिल्कुल। और यहाँ पे सिंगल है इसलिए सिंगल n, ठीक है। तो अगर मैंने लिख दिया कोई सेल n सेल है, n सेल का मतलब समझ में आ रहा है, व्हाट इज द मीन्स ऑफ n सेल, इसका मतलब हैप्लॉइड सेल है। 2n सेल लिख दिया, इसका मतलब क्या है, डिप्लॉइड सेल है, ठीक है। ये बात याद रखेंगे, बिल्कुल। अब इसमें थोड़ा और समझिएगा, तो समझाने के लिए मैं यहीं पे स्ट्रक्चर के बिहाफ पे समझा दे रहा हूँ, थोड़ा देख लीजिएगा यहाँ से। मेनली एक क्रोमोसोम्स आपको मिलेगा तो सेट में मिलेगा, कुछ इस तरीके से, ठीक है, सेट में मिलेगा। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, तो ये जो होता है कि ये यहाँ पे एकदम जो इनका बीचों बीच पोर्शन होता है, इसको हम बोलते हैं सेंट्रोमेयर। क्या बोलते हैं, सेंट्रोमेयर, क्या बोलते हैं, सेंट्रोमेयर। और ये जो पोर्शन आप देख पा रहे हो, ये पोर्शन, ठीक है ना, इसको हम बोलते हैं क्रोमैटिड्स, क्रोमैटिड्स, ठीक है, ये क्रोमैटिड्स। ये ऊपर वाले को भी क्या बोलेंगे, क्रोमैटिड्स, क्रोमैटिड्स, ये भी क्रोमैटिड्स, ये भी क्रोमैटिड्स, ठीक है। अब अगर मान लीजिए इससे कनेक्टेड है, इसको पढ़े अच्छे से देखिएगा, इससे एक और कनेक्टेड है ना, यहाँ भी क्रोमैटिड्स है, यहाँ भी क्रोमैटिड्स है, यहाँ भी क्रोमैटिड्स है, और यहाँ भी क्रोमैटिड्स है। तो क्रोमैटिड्स, ये भी क्रोमैटिड्स है। यानी अगर मैं देखूं तो ये जो सेंट्रोसोम है वो कैसा है, इसके अंदर 4 क्रोमैटिड्स है। कैसे, कितने हैं, 4। तो इसको हम बोलते हैं टेट्रावायलेंट। क्या बोलेंगे, टेट्रावायलेंट। मेनली 4 हो गए, तो आप 4 क्रोमैटिड्स के लिए आप क्या बोलेंगे, टेट्रावायलेंट। अब
इनमें भी देखिए, अगर मान लीजिए कि ये दोनों में, जैसे इनकी और इनकी मैं बात करूं, तो ये दोनों एक साइड से बिलोंग कर रहे हैं, एक साइड से, ये भी क्रोमैटिड्स है, ये भी क्रोमैटिड्स है, और ये दोनों क्रोमैटिड्स एक ही क्रोमोसोम के हैं। देखिए, जब क्रोमोसोम एक सेंट्रोमेयर एक ही है और उससे जुड़ी हुई जितनी भी क्रोमैटिड्स हैं अगर एक साथ है तो दैट मीन्स वो एक ही क्रोमोसोम की हुई ना। ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, मैं इसको 1 दे दूं, 2 दे दूं, इसको 3 और इसको 4, तो ये चारों के चारों एक ही सेंट्रोसोम के सॉरी एक ही क्रोमोसोम से ले दे के बनी है ना, यानी एक ही क्रोमोसोम का हिस्सा है। तो इनमें जो 3 और 4 है जो कि एक ही के हैं, तो ये क्या कहलाएंगी? सिस्टर क्रोमैटिड्स कहलाएंगी, सिस्टर क्रोमैटिड्स। इनको क्या नाम देंगे? सिस्टर क्रोमैटिड्स। समझ में आ रहा है? यानी एक ही क्रोमोसोम के एक साइड के जितने भी क्रोमैटिड्स हैं वो क्या कहलाएंगे? सिस्टर क्रोमैटिड्स। और मैं अगर दूसरा यहाँ पे क्रोमोसोम रख दूं और उस दूसरे क्रोमोसोम को लेके आऊं और उनका इनके साथ रिलेशन दिखाऊं तो उनको नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स बोला जाएगा। ठीक है, फिलहाल के लिए आप इतना ध्यान दीजिए कि यहाँ पे सेंट्रोमेयर होता है, इनको क्रोमैटिड्स बोलते हैं। ठीक है, बिल्कुल। और एक चीज और याद रखिएगा कि यहाँ पे इनके कोने कोने पे एक प्रोटीन की लेयर पाई जाती है जिसको हम बोलते हैं काइनेटोकोर। काइनेटोकोर, इसको भी याद रखिएगा। ठीक, बीच वाला पोर्शन सेंट्रोमेयर, वहां पे क्या होगा? वहां पे एक क्या पाई जाएगी? वहां पे एक प्रोटीन की लेयर पाई जाएगी जिसको हम क्या बोलते हैं? काइनेटोकोर। ठीक है ना, तो काइनेटोकोर पाई जाएगी और काइनेटोकोर प्रोटीन की लेयर है जो हेल्प करती है सेल डिवीजन में, इन क्रोमोसोम्स के ब्रेकडाउन में। ठीक है, इस बात को भूलिएगा मत, याद जरूर रखिएगा। तो जो जो बातें मैंने बता दी, मैंने ये बोला कि सोमैटिक सेल डिप्लॉयड होते हैं जबकि गैमेट सेल क्या होते हैं? हैप्लॉयड होते हैं। ये कैसे होते हैं? ये सिंगल सेट में प्रेजेंट होते हैं, दैट मीन्स ये केवल एक होगा, जबकि यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे पेयर में प्रेजेंट होगा। पेयर में क्यों प्रेजेंट है? देखिए, क्योंकि हमारी बॉडी जाइगोट से बनी है, मतलब जाइगोट से बनी है, जाइगोट में 46 है, तो देखिए एक सेट इसका आया होगा, एक सेट इसका, है ना। एक सेट मेल गैमेट सेल, मतलब एक मेल गैमेट का होगा और एक फीमेल गैमेट का, तो 2 सेट में होगा कि नहीं होगा? यानी पेयर में प्रेजेंट होंगे कि नहीं होंगे, है ना। समझ में आ रहा है ना। तो सेट में प्रेजेंट होंगे, तो इसलिए यहाँ पे आपको कैसे नजर आएंगे? ये कहानी नजर आएगी। क्लियर है ना? यानी ये हमेशा कैसे होते हैं? डिप्लॉयड होते हैं, क्योंकि यहाँ पे डबल सेट होता है और यहाँ पे पेयर में होता है, मतलब यहाँ पे एक सेट का मतलब सिर्फ ये, और यहाँ पे यही चीज 2 बार लिखी होगी, है ना। एक मेल का होगा और एक फीमेल का होगा। ठीक है, अभी आगे और भी समझ में आएगा। फिलहाल में आपको ये समझ में आ गया कि 2 तरीके के सेल हैं, इसलिए हम लोगों को डिवीजन भी 2 तरीके का करना पड़ेगा, क्योंकि ग्रोथ अलग अलग होगी। क्रोमोसोम्स के नंबर अलग अलग हैं, इसलिए इनकी ग्रोथ भी क्या होगी? अलग अलग होगी। तो अगर सोमैटिक सेल की ग्रोथ करानी है तो माइटोसिस होगा, और गैमेट सेल की ग्रोथ करानी है तो मियोसिस होगा। ठीक है, अब इसको आप क्या करेंगे? नोट डाउन करेंगे, तब मैं आगे बढ़ा रहूंगा कहानी को। नोट करिए। चलिए, अब सेल डिवीजन जैसा मैंने बताया अभी कि 2 टाइप का होता है, एक होता है माइटोसिस और एक होता है मियोसिस। तो माइटोसिस में क्या हो रहा होगा? तो माइटोसिस का पहले एक मतलब समझ लीजिए, अंदर जो भी होगा, लेकिन यहां पे आप समझ लीजिए, इसको हम बोलते हैं इक्वेशनल डिवीजन। इक्वेशनल डिवीजन यानी ये सेल का ऐसा टाइप है जिसमें डिवीजन इक्वल हो रहा होगा। डिवीजन इक्वल का मतलब यहां पे नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स ऑलवेज क्या रहेंगे? ऑलवेज इक्वल रहेंगे, यानी नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम होंगे। ठीक है, यानी नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स क्या होंगे? सेम होंगे। यानी एक सेल है, ये सेल टूटेगा 2 सेल में, ठीक है, तो सपोज कर लो इसमें 25 क्रोमोसोम्स थे, तो ये भी क्या बनाएगा? 25 क्रोमोसोम वाले 2 सेल बनाएगा। ठीक है, तो माइटोसिस में ये हो रहा होता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? समसूत्री विभाजन। ठीक है ना, समसूत्री विभाजन, यानी जो सूत्र है, गुणसूत्र। देखिए, क्रोमोसोम्स को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? गुणसूत्र। तो ये जो गुणसूत्र है वो क्या होंगे? समान होंगे। ठीक है, तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? इक्वेशनल डिवीजन भी बोलते हैं। इक्वेशनल क्यों बोला? क्योंकि इक्वल होता है ना, इक्वल डिवीजन हो रहा होता है। जबकि मियोसिस की कहानी थोड़ी सी अलग है, इसको हम लोग रिडक्शनल डिवीजन बोलते हैं।
और रिडक्शनल डिवीजन मतलब रिडक्शनल डिवीजन मतलब इसमें जो होगा नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो पहले सेल में मौजूद था उसका आधा हो जाएगा। समझ में आ रहा है? यानी अगर मान लो ये सेल है, इस सेल के अंदर टोटल पहले कितने थे 26, तो अब जो दो नए सेल बनेंगे वो कितने के होंगे 13 के होंगे। बेसिक यही है, यानी मोटी मोटा यही समझो कि रिडक्शनल डिवीजन है, रिड्यूस हो रहा होगा नंबर, रिड्यूस मतलब कम हो रहा होगा। और इसका हिंदी वाला तो एकदम स्पष्ट बोलता है अर्धसूत्री। अर्धसूत्री में सीधा सीधा लिख दिया गया भैया आधा सूत्र हो जाएगा, यानी आधे गुणसूत्र हो जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए इस डिवीजन को हम क्या बोलते हैं मियोसिस। एक्चुअल में मियोसिस जो डिवीजन होता है, मियोसिस के थ्रू ही किसका फॉर्मेशन होता है, गैमेट सेल का फॉर्मेशन होता है ना, गैमेट सेल का फॉर्मेशन होता है। जैसा कि आप जानते हैं हमारी बॉडी के अंदर सोमैटिक सेल है, तो सोमैटिक सेल को लिया जाएगा और सोमैटिक सेल के थ्रू क्या बना दिया जाएगा, गैमेट सेल। अगर मैं एक सोमैटिक सेल को पकड़ूं तो कितने होते हैं, 46 होते हैं। यही 46 में अगर मैं कौन सा प्रोसेस लगा दूंगा, मियोसिस, तो मियोसिस के कारण ही तो क्या आ जाएंगे 23 और 23 मतलब ये क्या बन गया, गैमेट सेल बन गया कि नहीं बन गया। ठीक है, तो मियोसिस के द्वारा ही गैमेट सेल का फॉर्मेशन होता है, यानी गैमेट सेल के नंबर का इंक्रीजमेंट हो रहा होता है, किसके द्वारा, मियोसिस के द्वारा। आई होप कंफर्म हो गया होगा, चीजें समझ में भी आ गई होंगी। दोनों का मतलब क्या है, इसमें क्या होगा, इसमें रिड्यूस हो रहा होगा, यानी नंबर ऑफ क्रोमोसोम घटेंगे नहीं, डायरेक्ट बोलिए हाफ होंगे। ठीक है कि नहीं है, हाफ हो जाएंगे। अब कैसे होता है माइटोसिस, कैसे होता है मियोसिस, इसको देख लेते हैं हम लोग, है ना। तो समझ लिए कि माइटोसिस में क्या होगा, तो माइटोसिस से किसका फॉर्मेशन होगा, इसमें माइटोसिस सोमैटिक सेल के फॉर्मेशन के लिए बना है। यहाँ पे माइटोसिस में क्या होगा, माइटोसिस किसका होगा, सोमैटिक सेल का होगा, सोमैटिक सेल का यहाँ पे फॉर्मेशन होगा। ठीक है, कैसे, ध्यान देंगे, यहाँ पे एक सोमैटिक सेल पकड़ा जाएगा और इस सोमैटिक सेल के ऊपर क्या लगाया जाएगा, माइटोसिस। क्या लगा दिया मैंने, माइटोसिस। तो माइटोसिस लगा दिया तो क्या बन जाएगा, अगेन जो मुझे मिलेगा वो क्या मिलेगा, सोमैटिक सेल ही बनेगा। ठीक है, लेकिन अगर मैंने कोई सोमैटिक सेल लिया और सोमैटिक सेल के ऊपर कौन सा डिवीजन लगा दिया, मियोसिस, तो मियोसिस अगर लगाऊंगा मैं, मियोसिस, तो मियोसिस लगाने से क्या बनेगा, गैमेट सेल। इस बात को भूलिएगा मत, बहुत आसान है ना। सोमैटिक सेल पकड़ा, माइटोसिस लगाया, सोमैटिक सेल बनेगा, सोमैटिक सेल लिया, मियोसिस लगा दिया, गैमेट सेल बनेगा। ठीक है, अब चलते हैं प्रोसेस समझते हैं, अंदर की कहानी समझते हैं। ओके, ये भी आप नोट कर लीजिए। देखिए स्लाइड में बहुत ज्यादा कुछ लिखा तो नहीं है, लेकिन जो भी लिखा है वो इनफ है इस पूरे स्लाइड के लिए। अब देखिए माइटोसिस की अगर मैं बात करूं तो माइटोसिस को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, यानी माइटोसिस जो प्रोसेस है सेल डिवीजन का, ये दो पार्ट में डिवाइडेड है। सबसे पहला पार्ट है इसका इंटरफेज, और दूसरा है एम फेज। बड़े अच्छे से देखिएगा, इंटरफेज को हम एक और नाम देते हैं प्रिपरेटरी फेज, और इसको हम नाम देते हैं मोस्ट ड्रामेटिक फेज। ये जो नाम है एक्चुअल में ये इनके काम को समझा रहे होंगे। ठीक है, मिली सेल डिवीजन क्या है, इट इज अ प्रोसेस, और माइटोसिस इज आल्सो अ प्रोसेस। ठीक है ना, माइटोसिस सेल डिवीजन का ही नाम है। तो माइटोसिस एक प्रोसेस है और ये प्रक्रियाएं दो भागों में डिवाइड हो गई हैं, यानी ये एक काम को हम लोगों ने दो पार्ट में कर दिया है, पहले ये काम होगा फिर ये काम होगा। ठीक है ना, इस तरीके से। अच्छा, एक चीज मैं समझाना चाहूंगा यहाँ पे, थोड़ा सा शॉर्ट में आप समझ लीजिए। जैसा कि मैंने अभी जस्ट बोला, जो सेल डिवीजन होता है ना, वो सेल डिवीजन ऐसा नहीं है कि आप रैंडमली कैसे भी कर दो, नहीं। मतलब सेल का जो क्या बोलते हैं डुप्लीकेशन करना हो, या सेल का एक सेल दो नए सेल में बन रहा है तो जैसे तैसे नहीं बन जाएगा। ये एक्चुअल में बहुत कोऑर्डिनेटेड प्रोसेस है। ये नहीं समझे तो ये समझ लीजिए सिस्टमैटिक प्रोसेस है। क्या मतलब है इसका, मतलब ये है कि इसमें ऐसे नहीं चलता है कि एक काम हो गया या नहीं हुआ दूसरा काम स्टार्ट हो जाएगा, नहीं, इसमें पहले एक काम होगा फिर दूसरा काम आएगा। ठीक है ना, मेनली आप जानते हो कि अगर सेल डिवीजन हो रहा है, सेल की ग्रोथ हो रही है, तो सेल का क्या होगा, सेल के जो ऑर्गेनल्स हैं, ऑर्गेनल्स का क्या होगा, ऑर्गेनल्स डुप्लीकेट करेंगे, है ना,
ऑर्गेनल्स डुप्लीकेट करेंगे मेनली। इसी तरीके से प्रोटीन का सिंथेसिस होगा। प्रोटीन, बिना प्रोटीन के कैसे काम चलेगा, है ना। बिना प्रोटीन के कोई ऑर्गेनल बनेगा ही नहीं, क्योंकि जितने भी ऑर्गेनल हैं वो सब किससे मिलके बने होते हैं, किससे बनते हैं, प्रोटीन से ही बनते हैं। तो प्रोटीन की सिंथेसिस होगी, एटीपी की सिंथेसिस होगी। भाई बिना एटीपी के कैसे काम चलेगा, क्योंकि यही तो एनर्जी है। देखिए प्रोटीन से ऑर्गेनल्स बनेंगे, एटीपी मतलब ऊर्जा। तो मेनली ले दे के ऐसे समझिए कि ऊर्जा आएगी तो प्रोटीन बनेगा, प्रोटीन बनेगा तो फिर क्या बनेगा, ऑर्गेनल्स बनेगा। इसके साथ साथ डीएनए को भी डुप्लीकेट कराना है या ना, डीएनए डुप्लीकेशन भी चलेगा, है ना। तो ये सब काम हो रहे हैं, लेकिन ये ऐसे होंगे कि ये कोऑर्डिनेटेड फॉर्म होगा। कोऑर्डिनेट का मतलब एक हो रहा होगा, इसके साथ साथ दूसरा भी चल रहा होगा। देखिए ये कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है कि एक के साथ, मतलब एक ऑर्गन है दूसरे ऑर्गन के साथ समन्वय बना के काम करे, यानी ये कर रहा है और ये कर रहा है, ये दोनों प्रोसेस का जो रिजल्ट निकले वो एक निकले, मतलब दोनों एक साथ काम करे और एक उद्देश्य के साथ अगर काम कर रहे हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेटेड प्रोसेस। ठीक है, मेनली यहाँ पे जो सेल डिवीजन है वो भी कोऑर्डिनेटेड प्रोसेस है, यानी इसमें सभी के सभी एक दूसरे, मतलब अपने लिए तो काम करते ही हैं, इसके साथ साथ अगले के लिए भी काम कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ये कोऑर्डिनेटेड प्रोसेस है और बड़ा सिस्टमैटिक प्रोसेस है। इसमें एक के बाद एक, यानी ये नंबर्स बने हुए, ऑर्डर बने हैं, उन ऑर्डर को फॉलो करते हुए करना है। यानी सबसे पहले अगर पहला काम फिक्स कर दिया कि पहले ये होगा, फिर दूसरे नंबर पे ये होगा, तीसरे नंबर पे ये होगा, चौथे नंबर पे ये, पांचवें नंबर पे ये, तो जब तक पहला कंप्लीट नहीं होगा सेकंड हो ही नहीं सकता। समझ में आया? इसलिए मैंने बोला कि ये क्या है आई बात समझ में। अब अगर हम बात करें तो हमारे पास चूंकि ये प्रोसेस हो रहा होगा, तो ये प्रोसेस को चेक करने के लिए कि प्रोसेस सही तरीके से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कोई ऐसा तो नहीं है कि क्रम कहीं इधर उधर हो गया, ऑर्डर में डिस्टर्बेंस आ गया। 2 प्रोटीन लगे होते हैं, ठीक है ना, 2 प्रोटीन, ये क्या करते हैं, चेक कर रहे होते हैं। इनका काम है चेक करना। सीधा सीधा प्रोटीन का नाम ही मतलब सीधा सीधा ये समझो कि 2 लोग होते हैं जो इनमें क्या करते हैं, चेक करने का काम करते हैं। इनका काम है कि जो सेल डिवीजन हो रहा है उस पर कंट्रोल स्थापित करना और इसके कोऑर्डिनेशन को बनाए रखना, प्रोसेस को सिस्टमैटिक बनाए रखना, एक अरेंज ऑर्डर में बनाए रखना। तो कौन कौन से प्रोटीन है याद रखेंगे, एक का नाम है साइक्लिन और दूसरे का नाम है CDK। ठीक है ना, CDK मतलब साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज, साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज, और ये क्या है, साइक्लिन। 2 लोग होते हैं, एक तो साइक्लिन और दूसरा कौन होगा, हाँ, साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज। ओके, साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज और साइक्लिन, ये दोनों मिलके क्या कर रहे होते हैं, चेक कर रहे होते हैं कि ये जो सेल डिवीजन का प्रोसेस है वो सही तरीके से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये बात याद रखिएगा। ये क्यों समझाया, ये इसलिए समझाया कि जैसे मैंने बोला भी कि माइटोसिस जो प्रोसेस है ये 2 पार्ट में डिवाइडेड है, एक तो इंटरफेज और दूसरा एमफेज। तो पहले क्या होगा, इंटरफेज होगा, तब जाके क्या होगा, एमफेज होगा। ऐसा नहीं, मनमानी नहीं चलेगी कि एमफेज हो जाए अपने आप पहले उसके बाद इंटरफेज होगा, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है ना, सबसे पहले इंटरफेज होगा। अब इंटरफेज मतलब प्रिपरेटरी फेज बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, प्रिपरेटरी फेज बोलते हैं। प्रिपरेटरी फेज का मतलब इसमें जो सेल होता है वो तैयार हो रहा होता है, किस चीज के लिए, सेल डिवीजन के लिए। ध्यान से समझेंगे, इंटरफेज मतलब क्या हो रहा होगा, सेल तैयार हो रहा होगा कि हमको क्या करना है, सेल डिवीजन करना है। क्लियर है, तो इसमें तैयार किया जाता है। और सबसे ज्यादा टाइम माइटोसिस में, सबसे ज्यादा टाइम किसमें लगता है, इंटरफेज में। 95% टाइम कहां पे खर्च हो जाता है, यानी अगर एक सेल डिवाइड होने में क्या बोलते हैं, सपोज कर ले रहा हूं कि 100 मिनट लगा रहा है, कितना मिनट लगा रहा है, 100 मिनट, यानी एक सेल 2 नए सेल बनाने के लिए टोटल 100 मिनट ले रहा है। ठीक है ना, तो उसमें 95 मिनट वो कहां पे गुजार रहा होगा, इंटरफेज में। आयो समझ में, मात्र और मात्र 5% यानी 5 मिनट वो कहां पे दे रहा होगा, एमफेज में। ठीक है ना, यानी जब ये हो जाता है तो 5 मिनट लगता है, सेल तुरंत क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। समझ में आ रहा है। और इसका नाम देखिए, इसका नाम लिखा गया मोस्ट ड्रामेटिक फेज, यानी इसमें बहुत ज्यादा ड्रामा होता है। ये 5 ही मिनट के खेल में इतनी सारी चीजें इधर उधर हो जाती हैं कि इसीलिए इसको हमने क्या बोला, मोस्ट ड्रामेटिक फेज। यहाँ पे तो सिंपल एक प्रोसेस होगी, कहानी स्पष्ट होगी कि ये चीजें हो रही होंगी, लेकिन सबसे ज्यादा ड्रामा कहाँ पे होगा, यहाँ पे। ठीक है ना, पूरा खेला यहाँ पे हो रहा होगा। ठीक, तो इसीलिए इसको क्या नाम देते हैं, मोस्ट ड्रामेटिक फेज। इस फेज को भी अगर हम डिवाइड करें तो 2 पार्ट में होता है। सबसे पहले कैरियोकाइनेसिस, और दूसरे नंबर पे आता है साइटोकाइनेसिस,
अब समझिएगा, काइनेसिस का मतलब होता है टूटना, काइनेसिस मतलब टूटना, और कैरियो मतलब न्यूक्लियस, यानी यहाँ पे क्या होगा, न्यूक्लियस टूटेगा, और यहाँ पे फिर काइनेसिस मतलब टूटना, और साइटो मतलब साइटोप्लाज्म, ठीक है ना, साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म का टूटना, यानी एम फेज में क्या होगा, कैरियोकाइनेसिस होगा, है ना, और उसके साथ साथ साइटोकाइनेसिस होगा। अब ये जो कैरियोकाइनेसिस है ना, इसके भी कितने फेज हैं, मतलब इसके अंदर भी जाएंगे तो कितने प्रोसेस होंगे, बता सकते हैं, पता है आपको, 4, कितने होंगे, 4, ठीक है ना। सबसे पहले होगा प्रोफेज, क्या होगा, प्रोफेज, फिर मेटाफेज, मेटाफेज, फिर होगा हमारे पास एनाफेज, हमारे पास नहीं होगा, सेल में होगा एनाफेज, फिर टेलोफेज, और टेलोफेज के बाद स्टार्ट होगा साइटोकाइनेसिस, आया समझ में, तब साइटोकाइनेसिस होगा आफ्टर टेलोफेज, ठीक है। तो ये याद रखिए, कैरियोकाइनेसिस मतलब न्यूक्लियस का टूटना, इसमें 4, 1 2 3 4, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज। साइटोकाइनेसिस मतलब वहां पे सिंपल है, जब ये पूरा काम हो जाएगा तो साइटोकाइनेसिस तो 2 सेकंड का खेल है, गेम ओवर हो जाएगा, ठीक है। अगर सपोज करिए कभी कभी ऐसा होता है कि एक सेल का न्यूक्लियस टूट जाता है, न्यूक्लियस टूट जाता है यानी कैरियोकाइनेसिस हो जाता है, लेकिन जो लास्ट वाला है साइटोकाइनेसिस वो कभी कभी नहीं होता है ना, यानी उस कंडीशन में क्या होगा कि एक ही सेल के अंदर 2 न्यूक्लियस पैदा हो जाएंगे, 3 न्यूक्लियस पैदा हो गए, दैट मींस उसमें न्यूक्लियस बढ़ गया, लेकिन क्या हो गया, दूसरा नया सेल नहीं बना। कभी कभी ऐसा होता है कि क्या होता है, केवल और केवल कैरियोकाइनेसिस होगा लेकिन साइटोकाइनेसिस पे पहुंच नहीं पाता, जो अंतिम फेज है, मतलब अंतिम प्रोसेस है, अंतिम कहानी है, वो अंतिम वाला नहीं हो पाता है। तो उस कंडीशन में जो सेल बनता है उसको मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल बोलते हैं, मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल बोलते हैं, ठीक है ना। जैसे आप जानते होंगे ऑस्टोक्लेस्टस क्या है, बोन ब्रेकिंग सेल बोलते हैं, इसके अंदर क्या होते हैं, बहुत सारे सेल होते हैं, सॉरी बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं, एक सेल के अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं, ओके। इसको हम बोन ब्रेकिंग सेल भी बोलते हैं, इसको लिख लीजिएगा, बोन ब्रेकिंग सेल, ठीक है। अब मेरे पास 2 ऑप्शन है, या तो मैं यहां से डीप में कूद जाऊं, ठीक है, यानी अंदर तक जाके गहराई में बताऊं, या तो मैं ऊपर ऊपर कहानी को खत्म कर दूं, ठीक है। ऊपर ऊपर कहानी को खत्म करेंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा, क्योंकि यहाँ पे मैं जो पढ़ा रहा हूँ एक्चुअल में मैं एक चैप्टर पढ़ा रहा हूँ, अगर आप ध्यान से देखें तो मैं एक चैप्टर ही पढ़ाने लगा हूँ, ओके। 10 मिनट बाकी है केवल, मतलब उसके पास जो वो था स्टोरेज खत्म, चलिए 10 मिनट में हम देखते हैं क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो माइटोसिस को किसी भी तरीके से 10 मिनट में हमको खत्म करना पड़ेगा। मेनली अब समझते हैं इंटरफेज में क्या होता है। इंटरफेज में एक सेल जो होगा तैयार होगा, ठीक है। चलिए अब तैयार करते हैं सेल को। तो ये जो इंटरफेज है इसमें भी 3 तरीके के पोर्शन होंगे, यानी इस प्रोसेस को भी 3 पार्ट में डिवाइड किया जाएगा। कितने पार्ट में, 3 पार्ट में, ठीक है ना। सबसे पहला आएगा G1 फेज, S फेज एंड G2 फेज, ठीक है। अब G1 फेज में क्या होगा, तो G1 फेज में बहुत सारे ऑर्गेनल्स क्या हो जाएंगे, डुप्लीकेट कर जाएंगे। प्रोटीन का सिंथेसिस होगा, एटीपी का सिंथेसिस होगा, आरएनए का सिंथेसिस हो जाएगा, ठीक है। तो ये कहाँ हो जाएगा, G1 फेज में। एस फेज में सिर्फ और सिर्फ एक काम हो रहा होगा, और वो काम कौन सा है, एस फेज के अंदर तो मेनली डीएनए का डुप्लीकेशन हो रहा होगा, डीएनए का क्या हो रहा होगा, डुप्लीकेशन। और फिर उसके बाद G2 फेज में जो बचे कुछ ऑर्गेनल्स हैं, जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बच जाता है, ठीक है ना, और गोल्जी बॉडी बच जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया बच जाता है। इनका जो होता है कहाँ पे होता है, G2 फेज में डुप्लीकेशन होता है, यानी वो ऑर्गेनल्स डबल होते हैं, ठीक है ना। तो इनमें केवल और केवल क्या होता है, ग्रो कराया जाता है, ग्रोथ होता है सेल का, यानी जो सेल की साइज है, ये सेल इतना है तो इतना बनता है, समझ में आ रहा है। जो ऑर्गेनल्स हैं, मान लीजिए यहाँ पे 1, मतलब ये 2, ये 3, ये 4 ऐसे हैं, तो ये जो 1 वाला पोर्शन है वो इतना बड़ा हो जाएगा, ये 2 वाला इतना बड़ा, 3 वाला इतना बड़ा, 4 वाला इतना बड़ा, समझ में आ रहा है। दैट मीन्स इनकी साइज क्या होती है, ग्रो कर जाती है। क्लियर है, किस में, पूरे इंटरफेज में, ठीक। तो क्या होता है G1 फेज में, क्या होता है G1 फेज में, बहुत सारे ऑर्गेनल्स, मतलब मेनली आरएनए की सिंथेसिस होगी, क्योंकि आरएनए आएगा तभी क्या बनेगा, प्रोटीन बनेगा। फिर प्रोटीन की सिंथेसिस होगी,
प्रोटीन की सिंथेसिस होगी और पूरे खेल में ये ध्यान देंगे सिंथेसिस, पूरे खेल में मेन रोल किसका होगा? एटीपी का। भाई बिना ऊर्जा के कौन सा काम होगा? तो एटीपी की सिंथेसिस होगी। उसके अलावा ऑर्गेनल्स का डुप्लीकेशन होगा, मतलब बहुत सारे ऑर्गेनल्स का डुप्लीकेशन होगा। ठीक है। एस फेज में ध्यान देंगे। एस फेज में क्या होगा? एस फेज इधर देख लेता हूँ। एस फेज में क्या होगा कि डीएनए का डुप्लीकेशन होगा, ठीक है ना। और फिर से अगेन जो बचे कुचे हैं, जैसे मान लीजिए न्यूक्लियस के अंदर जो भी क्या बोलते हैं उसको, न्यूक्लियर प्लाज्म वगैरह है, उनका जो मेनली क्या होगा? ग्रोथ होगा, तो एस फेज में हो जाएगा। जबकि G2 फेज में क्या होगा? G2 फेज में जो बचे हुए हैं ER हो गए, ER, गोल्जी बॉडी एंड क्या बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, इन सब का क्या होगा? अगेन डुप्लीकेशन होगा। कहाँ पे? इन सब का G2 फेज में हो जाएगा डुप्लीकेशन, ठीक है ना। और प्रोटीन फिर से बनाना है तो यहाँ पे फिर अगेन क्या बन जाएगा? प्रोटीन की सिंथेसिस होगी G2 फेज में, और अगेन यहाँ पे क्या बनेगा? एटीपी बनेगा, क्योंकि यही लेके जाना है अब कहाँ पे? M फेज में, और M फेज में क्या कराना है? खेल कराना है, ठीक है ना। तो मेनली ध्यान देंगे प्रोटीन, एटीपी, डुप्लीकेशन, ये सब मतलब इनका डुप्लीकेशन ये सब फिर से कहाँ पे होगा? G2 में होगा। ध्यान देंगे G2 और G1 में ज़्यादा अंतर नहीं है, ठीक है ना। बस S फेज को मैंने क्या कर दिया है, देखिए बातें बहुत हैं, लेकिन इतना समझिए कि एस फेज को डेडिकेटेड किया है डीएनए के डुप्लीकेशन में। डीएनए मतलब क्रोमैटिन, ऐसे समझिए। यहाँ पे क्रोमोसोम्स जो है वो डुप्लीकेट कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्यों डुप्लीकेट कर रहे हैं सर? क्योंकि ये बताइए कि अगर मान लीजिए हमारे पास 46 क्रोमोसोम्स है, तो अगले में भी 46 जाएंगे, अगले में भी क्या जाएंगे? 46 जाएंगे। मतलब ऐसे समझिए, एक सेल है, ये टूटेगा 2 सेल में, है ना। इस सेल के पास टोटल कितने क्रोमोसोम्स है? 46। और जो नया सेल बना रहा है, इसमें भी 46 जाएंगे, इसमें भी 46 जाएंगे। अरे ऐसे कैसे 46 चले जाएंगे? जब ये 46 को 92 करेगा तब न जाएंगे, हाँ या ना। जब ये 92 रहेगा तब ना 46 में डिवाइड कर पाएगा। तो एक्चुअल में इंटरफेज में क्या हो रहा है? इंटरफेज में ये हो रहा है 46 से 92 बनाया जा रहा है, ठीक है। 46 से क्या बनाया जा रहा है? 92, ताकि जब 92 हो जाएगा तो आराम से 46 में डिवाइड हो जाएगा। क्लियर है? यही किया जा रहा है। अच्छा, जैसे कि आप जानते हो कि देखिए यही सेल, मतलब ये जो सेल होगा इसी के जैसा होगा। ये जो बना है, देखिए ये वाला सेल और ये वाला सेल क्या होगा? सेम होगा। ऐसे ये वाला सेल और ये वाला भी सेल क्या होगा? सेम होगा। दोनों सेल सेम होंगे। अच्छा, मैं एक चीज और समझा दूं यहाँ पे, जानते हैं क्या कि मेनली माइटोसिस जो होता है इस प्रोसेस में, यानी इस डिवीजन में, जो पेरेंट सेल होता है, पेरेंट सेल और डॉटर सेल सेम होते हैं। डॉटर सेल क्या होते हैं? सेम। मतलब क्या नहीं होता है? कोई वेरिएशन नहीं आता है, ठीक है। कोई वेरिएशन नहीं देखने के लिए मिलता है। माइटोसिस में पेरेंट सेल और डॉटर सेल में कोई डिफरेंस देखने के लिए नहीं मिलता है। इस बात को मत भूलिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी वेरिएशन देखने के लिए मिलेंगे वो मियोसिस में देखने के लिए मिलेंगे। मियोसिस के कारण ही क्या आता है? वेरिएशन आता है सेल्स के अंदर। क्लियर है? ये बात समझ लिया? बिल्कुल। माइटोसिस में पेरेंट सेल और डॉटर सेल क्या होती हैं? सेम होती हैं। 4 बार नहीं बोलेंगे, एक बार में समझ गए होंगे, ठीक है। अब मेनली जैसा कि मैंने बताया कि ये जैसा है वैसा यहाँ पे भी होगा। मतलब जहाँ यहाँ पे अगर मान लीजिए माइटोकॉन्ड्रिया है, तो माइटोकॉन्ड्रिया की जो साइज है वही साइज यहाँ पे भी होनी चाहिए। तो माइटोकॉन्ड्रिया को क्या करना पड़ेगा? अपनी साइज को बड़ी करनी पड़ेगी ना, क्योंकि उस माइटोकॉन्ड्रिया से 2 निकलने वाले हैं, है ना। तो अगर इतनी सी माइटोकॉन्ड्रिया है और जब ये टूटेगा तो इतना हो जाएगा, है या ना। तब तो जो नया सेल बनेगा, जो डॉटर सेल बनेगा, उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया कैसी होगी? छोटी हो जाएगी, यानी उसकी वर्किंग कैपेबिलिटी अपने पेरेंट सेल से नहीं मिलेगी। तब तो डिफरेंस आ गया ना। मैंने क्या बोला था? डिफरेंस नहीं होना चाहिए, सेम है। तो इसका मतलब ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है, अगर ये अपने साइज मतलब इतने ही साइज में रखना चाहती है तो इसको और क्या करना पड़ेगा? अपने आप को बड़ा करना पड़ेगा, ताकि जब ये ब्रेक डाउन हो तो अगेन उसी साइज में आ जाए जिसमें पहले थी। और ये काम कहाँ हो रहा है? इंटरफेज में हो रहा है। आई बात समझ में? तो इंटरफेज में क्या हो रहा है आपको समझ में आ गया होगा। इसमें कुछ टूट टाट नहीं रहा है, बस चीजें क्या हो रही हैं? बड़ी हो रही हैं, ताकि जब वो डुप्लीकेट जब वो टूटे तो अगेन वो वही साइज में आ जाए जो जिस साइज में वो पहले थी। क्लियर है? इस बात को मत भूलिएगा। तो इंटरफेज आपको समझ में आ गया। अब आता है खेल कहाँ पे? कैरियोकाइनेसिस में। यहां से स्टार्ट हो जाती है कहानी। यहां पे क्या होगा? टूटना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आई थिंक मुझे लग रहा है कि मेरे में स्टोरेज है नहीं,
इसलिए मुझे ख़त्म करना पड़ेगा, क्योंकि मान लिया हम प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज ऐसे नहीं समझा सकते, ठीक है ना। ऐसे बोल देंगे तो आपको कुछ नहीं समझ में आएगा। लेकिन यहाँ तक आई होप समझ में आ गया होगा कि भैया यहाँ से क्या क्या हो चुका है। ओके, इतना आप क्या करेंगे, नोट डाउन रखेंगे। इतना नोट डाउन करने के बाद हम जब यहाँ पे पहुँचेंगे तो यहाँ से चीज़ों को हम आगे बढ़ा के एक क्लास और लेंगे। माफ़ी चाहूँगा क्योंकि स्टोरेज की प्रॉब्लम आ गई, अदरवाइज आज मैं मियोसिस भी खत्म कर देता, दोनों खत्म हो गए होते। बट दुर्भाग्य है हमारा कि हमको अगेन एक क्लास लेना पड़ेगा इसके लिए, लेकिन फिर भी अच्छे से देखा जाएगा। चलिए, थैंक यू वेरी मच, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।